जो पैसे का लेन देन होता आया है, जहां मंडियां लगती रही हैं, वोटर्स को खरीदा जाता रहा है, ब्रीफ केस चलते रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके वोट खरीदे जाते थे। तो इमरान खान साहब की हर मुमकिन कोशिश थी कि वो हर सतह से करप्शन का खात्मा करें और सेनेट की इलेक्शन के अंदर से रिश्वत का, चोरी का, मंडी का, इस सारी लेन देन का खात्मा करें। इसी स्पिरिट के साथ इमरान खान साहब ने पहले भी अपने 20 MPs को फारिग किया जिन्होंने पैसे लिए थे। ये कोई हतमी चीज नहीं है। इसका मतलब कि ता कयामत सीक्रेट नहीं रह सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हम लेकर के आए थे, ऑपोजिशन ने उसको इसीलिए मुस्तरद किया था कि वो चोरी का वोट लेते हैं, वो वोटों को खरीदते हैं, वो ज़मीरों के सौदागर है, ज़मीरों का सौदा करते हैं और बगैर करप्शन और इलेक्शन जो है जीत ही नहीं सकते। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि ऑपोजिशन ने हमेशा पैसे और धूस की सियासत की। ऑपोजिशन शफाफियत का कत्लेआम चाहती है। सेनेट इंतखाबात में हमेशा से पैसे का इस्तेमाल होता रहा। पैसे के बलबूते पर आने वाले जाती मुफादात के लिए कानून साजी करते हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक शफाफ इलेक्शन के लिए इकदाम करे। आज का जो फैसला है वो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही तारीखी फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जिस बात का इकरार किया या जिस बात की निशानदही की, इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो इकदाम उठाए जिससे कि शफाफियत सामने आ सके। ये भी कहा कि सीक्रेसी ऑफ द बैलेट दायमी नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है। अपोजिशन पार्टीज जिन्होंने कि हमेशा पैसे की सियासत की है, धौंस की सियासत की है, ज़मीरों के खरीदने की सियासत की, जो भी लीडर्स हों, जो भी अवाम के नुमाइंदे हों, वो अवाम की बेहतरी में फैसले करें और न कि वो अपनी ज़ाती मफादात के लिए फैसले करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस बात को यकीनी बनाए सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला हुआ है उसकी रोशनी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। जबकि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट की राय पर ट्वीट किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के खात्मे, हॉर्स ट्रेडिंग की हौसला शिकनी और अरकान के लेन देन के मामलात को खत्म करने के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है और मुकम्मल खुफिया राय दही का असूल नहीं माना। इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वह शफाफ इंतखाबात के लिए इकदाम करे जिसमें ट्रेसेबल बैलेट शामिल है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही राय दी जो आइन कहता है। अगर कोई करप्शन करता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन दोनों कार्रवाई करने का इख्तियार रखते हैं। सीक्रेसी ऑफ बैलेट अगर खत्म किया जाता है तो वो सरापा करप्शन होगी। अली जफर साहब ने यह कहा था थोड़ी देर पहले, मैंने एक और चैनल उनको देखा था कि कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि वो इन अ वे उनकी बात भी ठीक है अली जफर साहब की, कि ये सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ में नहीं जा सकती कि ये बैलेट जो है उसकी सीक्रेसी जो है किस हद तक है किस हद तक नहीं है। वहाँ लिखा है इलेक्शंस जो है वो सीक्रेट बैलेट से होंगे, लिहाजा ये कहना कि जी ये जब बैलेट कास्ट होगा तो इट विल बी सीक्रेट, नो, वहाँ पे आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि सीक्रेसी जो है कास्टिंग ऑफ द बैलेट के वक्त है, हरगिज ये नहीं लिखा हुआ। एब्सोल्यूट है वो जो सीक्रेसी है, बिल्कुल एब्सोल्यूट है, उस पर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, हमेशा के लिए है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक किस्म की एक राय दी है और वो भी बड़ी कमज़ोर उन्होंने एक राय दी है और वो भी इलेक्शन कमीशन पे गालिबन उन्होंने छोड़ दिया है कि वो जिस तरह समझते हैं वो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके। वो तो वैसे ही हर कोई रोकेगा करप्ट प्रैक्टिसेस को, करप्ट प्रैक्टिसेस नॉट एन इशू। सुप्रीम कोर्ट से जो राय मांगी गई थी वो सिर्फ इस हद तक ही कि ये इलेक्शन जो है ये सीक्रेट बैलेट से होने हैं या सीक्रेट बैलेट से नहीं होने। ये जो आगे जो उन्होंने इस तरह किया, सेनेट इलेक्शन खुफिया ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय सुना दी है। फैसल करीम कुंडी हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तारीखी फैसला जारी कर दिया गया है और खुफिया राय शुमारी ही होगी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो
सीक्रेट बैलेट के जरिए होना चाहिए आर्टिकल 226 के तहत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो काम करना, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यही था। हुकूमत चाहती थी कि हम इदारों को जो है पोलिटिसाइज करें, हम सेनेट के इलेक्शन में जो है वो जो है इस चीज़ को जो है ना वो लाना चाहते थे कि ये जो सीक्रेट बैलेट ना हो, अपने जो है MNAs को जो है वो मुख्तलिफ जो है वो तरीकों से उनको जो है वो ब्लैकमेल करें या वरगला रहे थे। तो इस चीज़ से आज जो फैसला है मैं समझता हूँ ये जमहूरियत की जीत है, और जो आइन है उन्होंने बताया है कि आइन की जो अमेंडमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। तो पार्लियामेंट में कहते हैं कि हुकूमत इतनी संजीदा है, 2 दिन तक सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद बैठ जाए पोजीशन जमातों के साथ, और जो भी उन्होंने अमेंडमेंट करनी है आया मिल बैठ कर जो है अमेंडमेंट करें, अच्छी अमेंडमेंट होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। तो सर, इलेक्शन कमीशन को भी करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। यकीनन उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, तो 2 दिन रह गए हैं, क्या कहते हैं आप, टेक्नोलॉजी का सहारा ले पाएगा इलेक्शन कमीशन? देखिए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा, जैसे पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ है कि हर इदारे को अपने जुरिस्डिक्शन में काम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाइख्तियार किया अपने दौर में। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना रोल प्ले करे, और जो है जिस तरीके से भी आप देखें डस्का में भी उन्होंने अपने एक रोल प्ले किया। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसकी मातहत ना हो, एक इंडिपेंडेंट इदारा हो, और जो वो फैसले करें खुद करें, किसी के दबाव में ना आए। माजी में बहुत से क्वेश्चन मार्क उठते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी। अगर इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारे अपना रोल प्ले करें और अपने जो है जिस तरीके से वो इंडिपेंडेंट काम करें, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के मसाइल जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो सर, अगर इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है तो एज अ पार्टी आप इसे कबूल करेंगे, आप इस पर एतमाद करेंगे? देखिए, पहले वो इलेक्शन कमीशन शेयर करेंगे वो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहे। मतलब टेक्नोलॉजी तो बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं, तो इलेक्शन कमीशन क्या करना चाहती है, तो उसके बाद अगर वो अपोजिशन जमातों को और तमाम जमातों को बिठाएंगे और हम कंसेंसस लेके आए, तो फिर बिल्कुल टेक्नोलॉजी के पहले बात हो सकती है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि टाइम बहुत शॉर्ट है, 1 दिन है, परसों इलेक्शन होना है, तो 1 दिन में क्या टेक्नोलॉजी, मतलब है कि वो ऐसे ना हो कि RTS सिस्टम की तरह टेक्नोलॉजी हो और फिर बाद में कोई स्विच ऑफ हो जाए पीछे से और वो टेक्नोलॉजी भी खत्म हो जाए। जी सर, हुकूमती रेफरेंस को मुस्तरद किया गया है और राय जारी कर दी गई है। इस हवाले से हुकूमत को कहाँ खड़ा देखते हैं आप? 3 मार्च का जो दिन है, किस तरह से देख रहे हैं आप उसे? अब देखिए, मैं समझता हूँ कि 3 मार्च हमारी जमहूरियत की जीत होगी। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM मिलकर जो उनके कैंडिडेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और कंपेरिजन आप करें हफीज शेख साहब के साथ, तो बहुत फर्क है। हफीज शेख साहब जो है टेक्नोक्रेट हैं, वो हर पार्टी के लिए जो है वो अवेलेबल होते हैं, और मतलब है कि हमारे साथ भी रहे हैं, मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे, आज भी हैं, और निकल किसके साथ रहेंगे। और गिलानी साहब की अगर आप सियासी तारीख देखें तो वो आपके सामने है, उसका अगर आप मवाजना करें तो ये सबके सामने है। अगर आज पार्लियामेंटेरियंस भी देख रहे हैं कि अगर वो अपनी सही मानों पे अगर वो रहे, अपना वो हक इस्तेमाल करें, तो गिलानी साहब और हफीज शेख के जो है वेट में बहुत फर्क है। और इंशाल्लाह हम हमारी ये वो है कि दुआ है, और इंशाल्लाह हमारी ये ख्वाहिश है, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि 3 तारीख को यूसुफ रज़ा गिलानी और PDM के जो कैंडिडेट हैं उनकी जीत होगी। जी ठीक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुन्नी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमजा शहबाज कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के अशाइये में शिरकत करेंगे। हमजा शहबाज अशाइये में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। PDM के दीगर रहनुमा भी अशाइये में शरीक होंगे। इसी पर मजीद तफसीलात उमर असलम से जान लेते हैं। उमर, बताइएगा हमें। जी, गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके उनको रिहाई पर मुबारकबाद दी थी। उनका कहना था कि बड़ी बहादुरी से हमजा शहबाज शरीफ ने हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाई का सामना किया, जबकि हमजा शहबाज शरीफ को बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 मार्च को साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से इशाइया दिया जा रहा है, जिसमें PDM के तमाम रहनुमा शरीक हो रहे हैं, उसमें शिरकत की भी दावत दी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ ने वो दावत कबूल कर ली है और कल जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे। जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। वकील की अलालत के बायस जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुद दलाइल पेश किए हैं। अमानत बुशकोरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस समाअत का मजीद अहवाल जान लेते हैं। अमानत, बताइएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस की समाअत
जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में इंदाज सुप्रीम लार्जर बेंच ने की है और जस्टिस काजी फाजिसा के वकील मुनीर मलिक अदालत के बायस पेश नहीं हुए, जिसके बाद जस्टिस काजी फाजिसा खुद पेश हुए और उन्होंने खुद दलाइल दिए। इस मौके पर उनकी अहलिया सरीना ईसा और उनकी बेटी भी अदालत में मौजूद थी। जस्टिस काजी फाजिसा ने अदालत से इस्तदा की कि वो खुद दलाइल देंगे और जो उन्होंने एक मुतफरिक दरखास्त दायर की थी जिसमें इस्तदा की गई थी कि अदालती जो कार्रवाई है वो टीवी पर बराह रास्त नशर की जाए, तो सरकारी टीवी और निजी टीवी तमाम चैनल्स पर जो है कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जानी चाहिए। जैसे काजी फाजिसा ने कहा कि रेफरेंस की जब कॉपी पब्लिक की गई तो उसके बाद से उनकी और उनके अहले खाना की सोशल मीडिया समेत हर प्लेटफॉर्म पर तस्दीक की गई है। ये मेरी ज़ात का मसला नहीं है बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और तमाम जो जजेस साहिबान हैं उनके कंडक्ट का मामला है, जिस पर जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क दिए कि हम अभी आपकी टीवी पर जो नशरियात चलाने की दरखास्त है उस पर नोटिस जारी नहीं करेंगे, क्योंकि इस हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी पहले से नज़ीरें मौजूद हैं या कि नहीं। जबकि अदालत ने जो जस्टिस काजी फाजिसा की नजरसानी दरखास्तें थी उन पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है और केस की समाअत जो है वो कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अवाम पर एलपीजी बॉम्ब गिरा दिया गया है। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹1.84 का इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹21.78 महंगा हो गया है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, एलपीजी की कीमतों में जो है एक बड़ा इजाफा देखने को आ रहा है और जो एलपीजी घरेलू सिलेंडर है 11.8 किलोग्राम का उसमें जो है ₹21.78 जो है वो मजीद महंगा कर दिया गया है। जबकि फी किलो अगर बात की जाए तो ₹1.84 जो है एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है मार्च के लिए, और अब जो घरेलू सिलेंडर है उसकी नई कीमत ₹1884.92 जो है हो चुकी है, जबकि फरवरी में एलपीजी की यही घरेलू सिलेंडर ₹1883.14 का था और इसका इतलाक जो है वो आज से होगा पूरे महीने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेशा खान को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्हें परवेशा खान के वोट या शनाख्ती कार्ड पर कोई एतराज़ नहीं है, जिस पर यह फैसला सुना दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेशा खान को सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया गया है। एफबीआर के बेनामी जोन कराची की एक और बड़ी कामयाबी देखने में आई है। गुज़िश्ता हफ्ते शहरी अब्दुल गफ्फार के शनाख्ती कार्ड पर 15 गाड़ियां रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ हुआ था, जिस पर अब्दुल गफ्फार ने तहरीरी बयान एंटी बेनामी जोन कराची को दिया है। अब्दुल गफ्फार का कहना था कि तमाम 15 गाड़ियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस कार्रवाई का मजीद अहवाल जान लेते हैं। अशरफ, बताइएगा। जी, एफबीआर के एंटी बेनामी जोन की बड़ी कामयाबी हुई है कि अब्दुल गफ्फार नामी जो सिंध का शहरी है उसके नाम पे 15 गाड़ियां होने का इंकशाफ हुआ था, जिसपे उसने तहरीरी बयान दिया है। तहरीरी बयान में उसे साफ तौर पे इंकार कर दिया कोई भी गाड़ी मेरी नहीं है और मेरे नाम पे गलत तरीके से रजिस्टर्ड की गई है। किसी ने इनका शनाख्ती कार्ड यूज किया और कहा है कि इनकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पर मंसूख करे और एफबीआर इनको तहवील में ले ले। एंटी बेनामी जोन का ये कहना है कि इसके बाद जो है इन तमाम 15 गाड़ियों को जब्त किया जाएगा, उसके बाद इसको नीलाम किया जाएगा। नीलामी के बाद जमा होने वाली रकम है कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। सार्फिन से सेल्स टैक्स वसूल करने के बावजूद अदायगी न करने पर वापडा एफबीआर के रडार पर आ गया। एफबीआर ने वापडा पर 11 अरब रुपए सेल्स टैक्स आयद कर दिया है। वापडा पर टैक्स 2016 से 2017 के ऑडिट के बाद आयद किया गया है। तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान नकवी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एफबीआर ने वापडा का जुलाई 2016 से जून 2017 तक का सेल्स टैक्स ऑडिट करने के बाद वापडा पे 11 अरब रुपए जो है वो सेल्स टैक्स की मद में टैक्स आयद किया है। और इस हवाले से एफबीआर जराये का कहना है कि वापडा के रिफंड्स क्लेम के जो 3 अरब रुपए जो है वो एफबीआर के जिम्मे वाजिबुल अदा थे। एफबीआर ने उनमें से वापडा के जिम्मे जो टैक्स आयद किया गया है उसमें से 3 अरब रुपए की कटौती भी कर ली है। इस हवाले से एफबीआर जराये का कहना है कि वापडा जुलाई 2016 से जून 2017 तक सार्फिन से मुख्तलिफ मद्दों में जो है वो सेल्स टैक्स कटौती करने के बावजूद एफबीआर को अदायगियां नहीं करता रहा, जिसपे एफबीआर की जानिब से वापडा का सेल्स टैक्स ऑडिट किया गया
और कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस जोन 4 समिया एजाज की हदायत पे सीनियर ऑडिटर जावेद इकबाल की जानिब से जो है वापडा पे 11 आरोप पे जो है वो ऑडिट करने के बाद सेल्स टैक्स आयद किया गया है और इस हवाले से वापडा को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। FBR ज़राए के मुताबिक वापडा के पास 1 माह का वक्त है। वापडा 1 माह के दौरानिए में FBR के फैसले के खिलाफ जो है वो कमिश्नर अपील के पास अपील करने का इस्तेहकाक रखता है। जी बहुत शुक्रिया। MKM पाकिस्तान के साबिक कन्वीनियर मकतूल इमरान फारूक के घर डकैती हुई। मुलजिमान घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप और नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात जुम्मे की रात शरीफ आबाद थाने की हदूद में हुई। इसी पर मजीद तफसीलात दानियल सैयद से जान लेते हैं। दानियल सैयद, अपडेट कीजिएगा हमें। जी देखिए, हमने बिल्कुल कराची में MKM पाकिस्तान के साबिक कन्वीनियर हैं डॉक्टर इमरान फारूक, उनके घर में डकैती की वारदात हुई है। मुलजिमान घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप और नकदी लेकर फरार हुए हैं। इस वाक़े का मुकदमा शरीफाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जुम्मे की रात ये वारदात हुई और जिस वक्त घर में वारदात हुई उस वक्त डॉक्टर इमरान फारूक की बड़ी बहन और मासी घर में मौजूद थी। CCTV फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली है। मुलाजमा को हिरासत में ले लिया गया है। 2 मुलजिमान थे जिनकी जानिब से वारदात की गई है। इनके पास असला भी मौजूद नहीं था। पुलिस हुकाम का कहना है कि 26 फरवरी की शब रात 11:45 पर ये वारदात हुई थी। चेहरे पर मास्क लगाए मुलजिम थे जो घर के अंदर छुरी दिखाकर दाखिल हुए थे और इस हवाले से पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बहुत शुक्रिया दानियल सैयद अपडेट करने के लिए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की वाज़ेह हदायत के बावजूद पंजाब इमरजेंसी सर्विस तरमीमी बिल आज भी पंजाब असेंबली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं है। जुमेरात को तरमीमी बिल एजेंडे पर न होने पर स्पीकर ने इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया था। स्पीकर ने बिल पास न होने तक इजलास की कार्रवाई न चलाने का इंदिया दे रखा है। मजीद तफसीलात अली अकबर से जान लेते हैं। अली अकबर, अपडेट कीजिएगा हमें इस पर। जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से जुमेरात को इजलास में शरारत की गई तो स्पीकर की जानिब से ज़ाहिर नाराजगी किया गया था कि पंजाब सर्विसेज तरमीमी बिल जो है उसको एजेंडे में शामिल नहीं किया गया और इस बात के ऊपर जो है स्पीकर की जानिब से जुमेरात को इजलास की कार्रवाई जो है उसको मुलतवी कर दिया गया था और यह दिया गया था कि अगर पीर को पंजाब असेंबली के एजेंडे के ऊपर ये बिल शामिल ना हुआ तो पीर को भी इजलास जो है उसको नहीं चलाया जाएगा। आज का एजेंडा जो जारी किया गया असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से उसमें भी ये बिल जो है वो शामिल नहीं किया गया। तमाम बताया जा रहा है कि सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की जानिब से स्पीकर को इस मामले पे एतमाद में लिया गया है। जी अली पर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर शहर में महंगाई दिन ब दिन बढ़ने लगी है। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 2 दिन में 19 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 339 रुपए हो गई है। मजीद तफसीलात अजमत आवान से जान लेते हैं। अजमत आवान, बताइएगा हमें। महंगाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन ब दिन महंगाई कम होने की बजाय अब बढ़ती ही जा रही है। अगर ब्रायलर गोश्त की बात की जाए तो मार्केट कमेटी ने आज ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपए इजाफा कर दिया है, जिससे जो ब्रायलर गोश्त की कीमत है वो 339 रुपए होगी और 2 दिन में ब्रायलर गोश्त की कीमत में 19 रुपए इजाफा होगा। यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, हम उनसे भी राय लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। 2 दिन के अंदर 19 रुपए का इजाफा हो गया और ये हमारी पहुँच से बहुत बाहर है। अल्लाह के वास्ते रहम करें, इन्हें प्राइस को कंट्रोल करें। पहले ज़माने में तो एक ही साल कीमतें नहीं बढ़ती थी, अब यहाँ हर रोज़ कभी गोश्त की कीमत बढ़ जाती है, कभी दाल की, कभी सब्ज़ी की। तो आपसे गुजारिश है कि अल्लाह के लिए इसे कंट्रोल करें किसी तरीके से। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी हैं वो महंगाई से तंग आ गए और उन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि इस महंगाई को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में मुर्गी का गोश्त 380 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट 360 रुपए मुकर्रर है। महमूद जहीर से सूरत हाल जान लेते हैं। महमूद जहीर, अपडेट कीजिएगा। अच्छा, सरकारी तौर पर हुकूमत की जानिब से दुकानदारों को पाबंद किया जाता है कि जो भी चीज़ फ़रोख्त करेंगे वो उसकी रेट लिस्ट अवेज़ा होनी चाहिए। लेकिन आज मैं चिकन मार्केट में मौजूद हूँ तो किसी का रेट कुछ है और किसी का कुछ। रेट जो भी हो, सरकारी तौर पर जो लिस्ट होती है वो अवेज़ा क्यों नहीं है? कोई रेट लिस्ट कोई नहीं लगी होती है किसी भी दुकान पर, हालांकि हुकूमत कहती है कि रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए। क्या कहेंगे? ये तो होना चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए हर दुकान पे। तो हुकूमत तो कहती है हर दुकान पे लगी होती है, इसका मतलब है कि इंतजामिया कोई चेक नहीं करती, कुछ नहीं चेक करती। सर क्या कह सकते हैं इसके बारे में? दुकानदारों को लगानी चाहिए लिस्ट, होनी चाहिए जी अवेज़ा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ कोई रेट लिस्ट नहीं लगी हुई। रेट लिस्ट होनी चाहिए। बाशऊर तबके में, बाशऊर माशरे में रेट लिस्ट लगी होती है। आपका मन करे इतने का खरीद लें, आपका मन ना करे ना खरीदें। किसी दुकान पर रेट लिस्ट नहीं है। क्या कहेंगे?
जी रेट लिस्ट तो किसी दुकान पे नहीं होती, लिखी भी होती है रेट लिस्ट, तो उस रेट पे कोई भी नहीं देता। उस रेट पे भी कोई नहीं देता। कोई भी नहीं तो कभी आपने बाशऊर शहरी होने का सबूत दिया कि जिला इंतजामिया को शिकायत की कि यहाँ पर उस रेट पे चीज नहीं मिल रही है और रेट लिस्ट भी अवेजा नहीं है? भाई सब मुका चलता है हर जगह पे, सब मुका चलता है जी। आप सुन रहे हैं, शहरी तंग आ चुके हैं इस हुकूमत के हवाले से भी और इस मुनाफली के हवाले से भी। जितने की जो चीज़ दे देता है खुद साख्ता रेट्स पर शहरी खरीद लेते हैं, तंग आ गए हैं। उनका कहना है कि कौन जाके शिकायत करे, लेकिन शहरी ये यहाँ भी जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर रेट लिस्ट अवेजा किसी भी जगह पर नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। लाहौर के टॉलिंटन मार्केट के ताजरों ने मलबा पोल्ट्री फार्मर्स और हुकूमत पर डाल दिया। ताजरों का कहना है कि हुकूमत ने कंट्रोल ना किया तो माह रमजान तक मुर्गी के गोश्त की कीमत 400 रुपए फी किलो तक पहुंच जाएगी। इसी पर मजीद तफसीलात सईद अहमद सईद से जान लेते हैं। सईद अहमद सईद, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा है वो होता जा रहा है और जो आम सार्फिन है उनकी पहुंच तक आज जो सरकारी रेट निकाला गया वो 339 रुपये फ़ी किलो रेट निकाला गया और गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान फ़ी किलो 19 रुपये का इजाफा है वो किया गया है, जिसके बाद आम आदमी की पहुंच में जो मुर्गी गोश्त है वो दूर होता जा रहा है। अगर रमज़ान मुबारक की आमद है उससे कबल महंगाई का तूफान है वो आ गया है। तो लिंटर मार्केट में मौजूद है, शहर की सबसे बड़ी जो गोश्त की मार्केट है। दुकानदार हजरात ताजर बरादरी मौजूद है जो परेशान दिखाई दे रही है। जो मुर्गी का मामला, मुर्गी इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी कि मेरे हिसाब से गरीब आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है। मैं अपनी हुकूमत से अपील करता हूं कि मेहरबानी करें, ये माफिया को पकड़ें। ये जो माफिया मुर्गी लैंड में, ये मुर्गी आज 340-39 रुपये, गरीब आदमी क्या खाएगा? इससे बढ़ती हुई महंगाई ना सिर्फ ताजर बरादरी जो है वो परेशान है, दुकानदार परेशान है और आम शहरी परेशान है, वहीं पर यहाँ पर काम करने वाले जो कारीगर हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और कहना है उनका यही कि एक माफिया है जो कि इस दिन ब दिन जो रेट को तयन करता है और हुकूमत जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है इसको कंट्रोल करने में, जबकि फार्मर हजरात जो है वो अपने मुनाफे की खातर रमज़ान से कबल जो एक महंगाई का तूफान है वो बर्पा किए हुए हैं। लिहाजा हुकूमत वक्त इस बात का नोटिस लेते हुए इन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि गरीब आदमी की जो प्रोटीन है, सस्ती प्रोटीन मुर्गी, उनकी पहुँच तक बआसानी हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर तहरीरी राय जारी कर दी गई है। वोट के खुफिया होने पर आइडियल अंदाज में कभी अमल नहीं किया गया। खुफिया वोटिंग के अमल को इंतखाबी जरूरियात के मुताबिक टेम्पर किया जाता है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में कहा है कि रेफरेंस में पूछा गया सवाल कानूनी नौयत का नहीं है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत गशकोरी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से मजीद। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर तहरीरी राय जो है वो जारी कर दी है। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तहरीरी राय है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय तहरीर की है और जिसमें कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने राय के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और फेयर इलेक्शन जो है वो आइन के तहत कराए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो शफाफ और मुस्तफाना जो इंतखाबात हैं उनको यकीनी बनाए और जदीद टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जाए करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पार्लियामेंट बाख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकती है और कानून साजी जो की जाती है आइन में वाज़ेह है कि वो जो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात हैं उस पर असरअंदाज नहीं होती। फैसले में मजीद ये भी कहा गया है कि खुफिया बैलेटिंग का जहाँ तक ताल्लुक है तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में इस हवाले से जवाब दे चुकी है। 1967 के अदालती फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि वोट की राजदारी जो है वो दायमी नहीं होती। इलेक्शन कमीशन तमाम दस्तियाब वसाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सेनेट इलेक्शन की अनदारी और शफाफ तरीके से यकीनी बनाए। जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया है जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा है कि जो तफसीली वजूहात हैं वो बाद में जारी की जाएंगी। ताहम जो सदर मुमलिकत ने रेफरेंस भिजवाया है वो आइन के आर्टिकल 186 के दायरे अख्तियार में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया सवाल जो है वो कानूनी नहीं है तो जस्टिस आरिफाई खान की रेफरेंस जो है बगैर जवाब दिए वो सदर मुमलिकत को वापस भिजवा दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।